तो आज के इस वीडियो में आपको बीएचयू और जेएनयू जितने भी लोग सपना इसका देखते हैं उनको आज की इस वीडियो में गाइडेंस मिलने वाला है कि कैसे आप बीएचयू का रास्ता तय कर सकते हैं, कैसे आप जेएनयू का रास्ता तय कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। स्टडी कैपिटल के टॉपर्स टॉक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं सत्यम। सत्यम, सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे इस चैनल पर, आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। स्टडी कैपिटल की जो एक सीरीज है पिछले 3 वर्षों से चली आ रही है, उसका नाम है ज्ञान की बात होनहारों के साथ। और इसी सीरीज में हमारे साथ आज सत्यम जुड़ेंगे और हम सत्यम से बातचीत करेंगे, सत्यम के बारे में जानेंगे। सीयूईटी 2022 के टॉप रैंकर रहे हैं सत्यम, एमए पॉलिटिकल साइंस के। तो सत्यम, हम अपने सवालों की शुरुआत करेंगे और बच्चों के भी जो सवाल हैं, बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के कि सीयूईटी की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, मैं पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जाम के लिए कितना समय देना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। तो उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सत्यम के इंट्रोडक्शन से। तो सत्यम, अपना परिचय थोड़ा बच्चों को दीजिए कि अपने बारे में डिटेल में बताइए और अपने यूनिवर्सिटीज़ की जो आपकी रैंक्स रही हैं, क्योंकि आप गाइड करने वाले हैं बच्चों को, तो अपने रैंक्स के बारे में बताइए। जी नमस्कार सभी को। जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम सत्यम है और मैंने सीयूईटी 2022 क्वालिफाई किया है और ये कह सकते हैं कि थोड़े अच्छे अंक के साथ में क्वालिफाई किया था मैंने। जो सीयूईटी 2022 था उसमें मेरी जो परसेंटाइल थी वो 99.98 थी, जो कि अगर रैंक में कन्वर्ट करते हैं जो कि ऑल इंडिया रैंक 3 बनती है। साथ ही में जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने जो अपने एग्ज़ाम्स लिए थे, जैसे कि जामिया ने अपना जो अलग से एग्ज़ाम लिया था पिछले साल में, तो उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 2nd थी पॉलिटिकल साइंस में, ऑल इंडिया रैंक 7th थी मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस में। साथ ही जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो अपने जो बाद में उन्होंने एक तरह से जो मेरिट लिस्ट निकाली थी, उसमें भी लगभग सभी में टॉप 2 या टॉप 5 के अंदर में था। बीएचयू में भी टॉप 1st रैंक थी और अभी मैं अपना मास्टर्स जो हूँ बीएचयू से कर रहा हूँ। तो सत्यम हमारे साथ जुड़े हैं जिनका बीएचयू से एमए पॉलिटिकल साइंस में इस समय इनका कोर्स चल रहा है। इन्होंने अपने रैंक के बारे में बताया। चलिए शुरुआत करते हैं अब इस सेशन की और इस इंटरव्यू का। इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, जो भी बच्चे हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि आपके सीयूईटी की यात्रा में हम लगातार आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं। जैसे आज का ये इंटरव्यू है, टॉपर टॉक है, वैसे ही हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉपर टॉक आपके लिए लेकर के आएंगे, स्ट्रेटजीज़ के वीडियो लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। सत्यम, अब शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन के बाद। चूंकि आपने अभी ग्रेजुएशन के बारे में नहीं बताया कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, तो जरा बच्चों को ये भी बता दीजिए कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से रहा है। जी मेरा जो ग्रेजुएशन थी वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में ही थी और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से कंप्लीट की है। ओके, तो इनका जामिया से ग्रेजुएशन हुआ है। अब मैं डायरेक्ट सवालों पर आता हूँ। पहला सवाल जो बच्चों के मन में सीधा उठता है, शुरुआत जहाँ से करते हैं, जैसे अभी कोई भी बच्चा ये इंटरव्यू देख रहा होगा तो उनके पास तमाम किताबें होंगी, तो उनका सवाल ये होगा कि किस बुक को हम पढ़ें कि एंट्रेंस एग्जाम हमारा आसानी से निकल जाए, यानी लिमिटेड कंटेंट्स के माध्यम से, लेकिन क्वालिटी कंटेंट्स कौन कौन से पढ़ने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो जो मास्टर्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एक तरह से वो रखा इसलिए जाता है ताकि जो आपने 3 साल की जो अपनी ग्रेजुएशन की है उसका एक तरह से पूरा जो निचोड़ होता है वो हमें मास्टर्स एग्ज़ाम में दिखता है। लेकिन चूंकि अभी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें केवल 4 से 5 महीने हैं, और बल्कि जब शायद अब तो 3 ही महीने बाकी हैं, तो अब जो है हम सारी जितनी भी बुक्स होती हैं हमारी बैचलर्स की वो सारी हम नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हमसे अभी कोई कहे कि आईआर में आप बेली स्मिथ भी पूरी पढ़ लीजिए, फिर आप थोड़ी हेनरी हेवर्ट भी देख लीजिएगा, फिर आप क्या कहते हैं जो आईजीपी है उसमें आप थोड़ी बहुत लक्ष्मीकांत, फिर डीडी बासु भी देख लीजिएगा, फिर जो पॉलिटिकल थ्योरी उसमें आप पूरी ओपी गौबा पढ़ लीजिएगा, फिर जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के भी आप जो बुक आती है रजनी कोठारी की जो बुक आती है वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो है इसके सारी बुक्स देखने का हमारे पास समय नहीं होता, आखिरी के 3 महीने होते हैं। तो जिन लोगों ने या तो पूरे 3 साल जो अपने बैचलर्स में सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, अब उनको थोड़ी आसानी हो जाती है कि उनको क्या है कि उनके पास उन्होंने अपने नोट्स बनाए होंगे, उनके पास सारी चीज़ें होंगी। लेकिन हम लोगों में से सारे लोग ये चीज़ें नहीं करते हैं, सभी लोग अपने पूरे 3 साल की ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी के साथ में। तो आखिरी के 3 महीने में हमें क्या करना चाहिए कि हमें देखना चाहिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो हार्ड वर्क जो हमारा चला आ रहा है 3 साल से, अब जो आखिरी के 4 से 5 महीने में हमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर मैं आईजीपी की बात करूं तो आईजीपी में हमें इतने सारे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, इतने सारी कमिटीज़ बनी हैं, अब वो सारी हम रट नहीं सकते हैं, पूरा हम मगअप नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स इसमें हमारी हेल्प करते हैं। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब हम देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हमें इसमें से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है। जैसे कि अगर हम देखते हैं 42nd अमेंडमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है।
इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतने सारे चेंजेस हुए थे, तो हमें ये देखना हमें 42nd अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से। थोड़ा सा मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में कहा, PYQs के बारे में आपने चर्चा की, तो बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि CUET तो 2022 से शुरुआत हुई है, लेकिन उसके पहले जो प्रश्न पत्र रहे हैं बाकी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के, तो वो कितने हेल्पफुल होते हैं? जो पैटर्न में बदलाव हुआ है उसको लेकर के थोड़ा सा बच्चों के मन में जो कन्फ्यूजन है उसको जरा दूर करिए, क्योंकि CUET का पैटर्न चूंकि सिलेबस में भी थोड़ा बदलाव हुआ है और पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, तो कैसे उसको हैंडल करें बच्चे? जी देखिए, भले ही जो CUET अभी से शुरू हुआ है, लेकिन ये तक थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पहले भी होता था। तो अभी क्या करना है कि जो मास्टर्स है ना, उसका सिलेबस तो वही है ना, एक तरह से जो यूजीसी ने दिया है उसका सिलेबस वही है, एक ब्रॉड सिलेबस। अब NTA ने क्या किया, उसमें से कुछ टॉपिक्स उठा के आपके सिलेबस में रख दिए। तो अगर हमें जो शुरुआत है, सबसे पहले अपनी तैयारी की शुरुआत हमें सबसे पहले करनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के। जब हम PYQs देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं NTA का भी जो PYQ आ रहा है, या NTA का जो PYQ था 2022 का, तो अब जब उसके भी आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आपको दिखेगा क्वेश्चन पूछने के अंदाज में। जैसे कि IGP के जो क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गए थे, लेकिन एक तरह से जो क्वेश्चंस की लीक थी वो वही थी। यानी कि PYQ जो है आपको जो यूनिवर्सिटी से BHU का PYQ देखिएगा, अब PYQ में आप BHU के जब PYQ देखिएगा तब आप वो क्वेश्चंस हटा दीजिएगा जो कि आपके अभी NTA के सिलेबस में नहीं रहे हैं। जैसे कि अगर आप BHU का PYQ देखते हैं तो उसमें आपको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और कंपैरेटिव गवर्नमेंट से भी काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जब यहां तक कि फ्रीडम स्ट्रगल से भी क्वेश्चन आ जाते थे, तो जब आप PYQ देखिएगा तब आप उन क्वेश्चंस को हटा दीजिएगा और उन क्वेश्चंस को एक तरह से फिल्टर कर लीजिएगा जो कि हमारे सिलेबस में है। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, आप PYQ पे ज्यादा फोकस करिएगा। सिलेबस को लेकर के आप सभी को कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि CUET PG का सिलेबस क्या है, तो मैं आप सभी को इस वीडियो के बीच में एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा और एक बढ़िया खबर आप सभी के लिए देना चाहूँगा कि जो सत्यम है आपके CUET के टॉप रैंकर हैं और बाकी विश्वविद्यालयों के भी टॉप रैंकर हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सत्यम आपके पॉलिटिकल साइंस के मेंटोर के रूप में हमारे स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ने वाले हैं। यानी आप जितने भी लोग तैयारी करना चाहेंगे MA पॉलिटिकल साइंस की, उनको सत्यम गाइड करेंगे और आपको बहुत जल्द हम लोग सिलेबस का भी एक वीडियो दिलवाएंगे जिसमें हम लोग सिलेबस को अच्छे ढंग से समझाएंगे। अब मेरा अगला सवाल ये है, बुक्स की जो लिस्ट अभी आप बता रहे थे मैं सर से ले लूँगा और वो बुक्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। अगला सवाल ये है कि तैयारियों के लिए समय कितना दिया जाए? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप 3 महीने की बात कर रहे थे, तो क्या 3 महीने अगर फुल डेडिकेशन के साथ दिया जाए तो कितना समय दिया जाए कि एंट्रेंस एग्जाम हो सके और आपका जितना अच्छा रैंक रहा है उतने अच्छे रैंक के साथ बाकी बच्चे भी क्वालिफाई कर सके एंट्रेंस को? देखिए, मेरा मानना है कि 3 से 4 महीने इस एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए काफ़ी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, यानी किसने कोई ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने बैचलर्स में उतना ध्यान नहीं दिया होता है, मगर अब उनका जो ध्यान है वो मास्टर्स तरफ जाता है, तो अब उन्हें जल्द से जल्द एक अच्छे मार्क्स के साथ में अच्छी यूनिवर्सिटी ग्रैब करनी है। तो उनके लिए भी 5 महीने इस एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन यह है कि 5 महीने आपको ध्यान एकदम केंद्रित करके कॉन्सेंट्रेशन के साथ में एक टाइम टेबल बना के, कि हाँ एक कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी और रिवीजन, जैसे आप जो पढ़ रहे हैं, आपने आज जो चीज़ पढ़ी, अब आप उसको अगले दिन जब आप अगला टॉपिक पढ़ रहे हो तो एक बार जो आपने पिछले दिन पढ़ा है उसको एक बार जल्दी जल्दी जो आपने नोट्स बनाए हो वो देख लीजिए। तो नोट्स, रिवीजन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीजें आप लोग रेगुलरली अच्छे से मेंटेन करते हैं तो आपके लिए, जैसा कि मैंने कहा, कि 3 से 4 महीने इस एंट्रेंस को निकालने के लिए सफिशिएंट है। अच्छा सत्यम, एक और सवाल होगा इससे जुड़ा हुआ। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे बच्चे अभी BA फाइनल ईयर के हैं ऑलमोस्ट, और सबके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं या फिर ईयर के एग्जाम्स भी हैं। तो कैसे वो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होगा, फिर उनके आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, तो ये भी एक दुविधा बनी हुई है कि सर हम सेमेस्टर पे फोकस करें या फिर एंट्रेंस पे फोकस करें। तो कितना समय सेमेस्टर के लिए दें और कितना समय एंट्रेंस के लिए पर डे दें अपने टाइम टेबल में? देखिए, ये जो दुविधा है ये मेरे सामने भी थी जब मैं अपने एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। जैसे मेरा जो टाइम था उसमें ये हुआ था कि लॉकडाउन तब खुल गया था और केवल फाइनल सेमेस्टर मेरा ऑफलाइन होना था, तो वो ऑफलाइन एग्जाम से मेरे होने थे। तो इतने 1.5 साल के ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद सीधा हम लोग ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए पहुंच गए थे। तब हम लोगों के बैच के में भी ये काफ़ी दुविधा थी कि भाई अभी एंट्रेंस को कितना टाइम दें, एंट्रेंस तैयारी करें या एकदम से जो यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन एग्जाम रख दिया इसकी तैयारी करें। तो इसमें मैंने क्या स्ट्रेटेजी ये मैंने बनाई थी कि मैं रोज पर जो सब्जेक्ट था, ठीक है, जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे फाइनल सेमेस्टर के, मैंने उनको रोज 1-1 घंटे देने का सोचा कि मैं उनको 1 घंटा दूंगा और मैं अलग से 3 घंटे अलग से केवल इस एग्जाम की तैयारी में दूंगा। अपने पहले मैंने 1 महीना अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स जो मैंने पढ़े थे 3 साल में, मैंने उन कॉन्सेप्ट्स को पूरा अपना रिवाइज किया। जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे मैंने उनको देखे, तो मैं अलग से 3 घंटे रोज उनको देता था और बाकी के 3 घंटे में
जो हमारा जो सिलेबस था, जो सेमेस्टर का सिलेबस है उसको देता था। तो सबसे सही समय आपके लिए तैयारी करने का अभी है। आप अगर अभी से तैयारी शुरू कर देंगे ना, तो आपको जो एंड में जो प्रेशर फील होता है वो प्रेशर फील नहीं होगा। तो आपके पास अभी मौका है। अभी अब अगर कोई अभी भी नहीं तैयारी का सोचा तो आप सोच लीजिए आप, क्योंकि अगर आप अभी सोच लेंगे तो सबसे सही समय होगा। नहीं तो आप लास्ट में जाके आप फिर दो नाव पे सवार हो जाएंगे, अब मैं सेमेस्टर देखूं या अब मैं सीयूटी देखूं। तो वो दो नाव पे सवार ना होकर आप अभी से बैलेंस बना के चलिए। और देखिए, आप सभी जितने भी बच्चे जुड़े हो, मुझे लगता है कि आपके पास आपकी पढ़ाई के सिवा कोई और काम नहीं होगा। वैसे हम लोग भी अभी स्टूडेंट ही हैं और आपको पढ़ाने के साथ साथ खुद की भी पढ़ाई करते हैं। हम लोग दोनों चीज़ें उसको मैनेज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपके पास अगर देखा जाए तो एक सिंगल वर्क है जिसमें सिर्फ आपको पढ़ना है। अगर सेमेस्टर का भी आपको पढ़ना है और एंट्रेंस का भी पढ़ना है तो आपके पास तमाम समय 24 घंटे का समय है। अगर कितना भी आपका बिजी शेड्यूल होगा फिर भी आपके पास पढ़ाई के लिए 8-9 घंटे बच जाएंगे, जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। अगला सवाल मेरा ये होगा कि क्वेश्चन बैंक्स को लेकर के, कि जैसे आपने प्रीवियस ईयर की बात की, ऐसे जब आपकी एंट्रेंस की तैयारी हो जाए बच्चों की, जैसे आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, तो उसके बाद क्वेश्चन बैंक्स कितने हेल्प करते हैं कि अगर टेस्ट सीरीज सॉल्व किया जाए तो उसके थ्रू कैसे हेल्प मिलती है बच्चों को? देखिए, जो टेस्ट सीरीज का रोल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बल्कि मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप अपना सिलेबस खत्म करने के बाद टेस्ट सीरीज नहीं, बल्कि आप अपने सिलेबस करने के साथ में ही टेस्ट सीरीज करिए। जैसे कि जब हम लोग टेस्ट सीरीज करते हैं ना, मैंने ये देखा है कि मैं एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेता था और अच्छे से उसको पढ़ भी लेता था, मेरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता था। उसको रिवाइज करने के बाद भी जब मैं टेस्ट सीरीज से उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखता था तो लगभग 1-2 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिल ही जाते थे जो मैं नहीं समझ पाता था इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि आपकी तैयारी एक शार्पन हो जाती है, भले ही आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। मैं ये मानता हूं कि भले एक इंसान ने जो बैचलर से अपना पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है, यहां तक कि एनटीए ने जितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन अगर उसने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं अच्छे से सॉल्व किए हैं, तो एक जो टॉपर्स की जो रैंक होती है, या जिसे हम मानते हैं जो एक क्रीमी लेयर होती है, जो जेएनयू जाती है, जो बीएचयू आती है ना, उनमें वो नहीं जा पाएगा। उनमें वो तभी जा पाएगा जब वो टेस्ट सीरीज अच्छे से क्वेश्चंस करेगा, पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करेगा। बल्कि मेरी आपको ये, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप सिलेबस अपना खत्म होने तक का वेट मत कीजिए। आप अपने सिलेबस के साथ में पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दीजिए, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए। भले ही आपको क्वेश्चन ना आए, आप उन क्वेश्चन को साइड में रख लीजिए, बाकी जब आप उस टॉपिक कॉन्सेप्ट को पढ़ें तब उस क्वेश्चन को वापस से देख लीजिए। ये फैक्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी जरूर चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब आप इंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, अगर आपने इसके पहले आपने खूब सिलेबस पढ़ा है और सिलेबस आपने खूब पढ़ लिया, मन लगा के पढ़ लिया, सारी किताबें पढ़ ली, लेकिन आपने जब अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया और अचानक आपके पास आपने पढ़ा है वो टेक्स्ट के रूप में, और जब वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो शायद वो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, या फिर समझ में तो आएंगी लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और इंट्रेंस एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम अब किस चीज़ का खेल है, आपके नॉलेज से ज़्यादा आपके उसमें टाइम और स्मार्टनेस का खेल है वो। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि सीयूईटी में पीजी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों जुड़ गया है, तो पार्ट ए में भी आपका समय जाना है। तो पार्ट ए को लेकर के क्या है सत्यम, आप क्या सोचते हैं कि पार्ट ए का जो सिलेबस है उसको बच्चे कैसे कवर करें, उसको कैसे समझें चीज़ों को, या फिर कितना समय उसके लिए दें? देखिए, जो जब पिछले साल एनटीए ने जब ये निकाला कि जो हमारा जो सीयूटी एग्जाम होगा वो 75 और 25 के रेशियो में होगा, यानी 75 जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे डोमेन से आएंगे और 25% जो क्वेश्चंस होंगे वो उसमें पार्ट ए में रखा है, जिसमें हमारी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक, जीके, करंट अफेयर्स, इन सारे पोर्शन को रख दिया गया। तो हमारे सामने सबसे बड़ी दुविधा तो यही थी, सबसे बड़ा जो हमारे सामने एक क्वेश्चन ये था कि अब हम पार्ट ए की तैयारी करें तो करें कैसे, या किसको टाइम दें, कितना पार्ट ए को कितना टाइम दें। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने अपने 12th के एंट्रेंस के बाद, 12th के एक तरह से एग्जाम के बाद जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स हुए थे, तब हमने क्या कहते हैं एक तरह से जो ये सारे क्वेश्चंस को किया था। फिर जब हमारा जो लाइन, मेरी जो लाइन हो गई थी वो ये पॉलिटिकल साइंस की, उसके बाद से जो क्वांट हो गया, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए, रीजनिंग हो गए, ये तो 3 साल के लिए छूट गए थे। तो मैंने क्या किया कि जितने जो सीयूटी जो 2021 और 2022 20 में हुए थे, 21 और 20 में, तो उसमें कम यूनिवर्सिटी शामिल हुई थी, लेकिन वो एग्जाम कम लेवल पे हुआ था। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनके क्वेश्चन पेपर निकाले, और केवल पॉलिटिकल साइंस के नहीं निकाले, जितने भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर थे सारे निकाले, और उनमें जितने भी पार्ट ए के क्वेश्चंस थे ना वो सारे मैंने सॉल्व किए। मुझे थोड़ी देर लगी, थोड़ी मुझे हेल्प लेनी पड़ी, थोड़े मुझे फार्मूलाज को ब्रश अप करना पड़ा, अपना जो मेंसुरेशन के फार्मूलाज होते हैं और सारे फार्मूलाज होते हैं, मुझे उनको थोड़ा ब्रश अप करना पड़ा, प्रॉफिट लॉस के फार्मूलाज हो गए। लेकिन मैंने देखा कि क्वेश्चंस उतने हार्ड नहीं पूछे जाते हैं जैसे कि मतलब हम लोग जितना सोच रहे होते हैं, हाँ बहुत हार्ड आएगा, बहुत हार्ड आएगा। क्वेश्चंस काफी ईजी आते हैं, लेकिन ये कि आपको थोड़ा बहुत फार्मूलाज, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगी।
अभी जिसकी बात हो रही है कि जैसे प्रैक्टिस टेस्ट हुआ या फिर पार्ट ए पार्ट बी के सिलेबस को लेकर के अलग अलग टेस्ट सीरीज, तो हम अपने कोर्स के बारे में आपको इतना बताना चाहेंगे कि हमारे कोर्स में वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ लाइव लेक्चर्स के साथ साथ आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज दी जाएगी। जिस टेस्ट सीरीज की अभी चर्चा कर रहे थे सत्यम, वो टेस्ट सीरीज आपकी प्रॉपर जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उस तरीके से हम आपकी टेस्ट सीरीज करवाएंगे आपके सिलेबस के साथ साथ। साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा, जैसे आपका यूनिट खत्म हुआ या फिर कोई चैप्टर खत्म हुआ तो उसका टेस्ट होगा, जिससे आप अपने नॉलेज का टेस्ट भी कर सकेंगे। यानी हमारे जो कोर्सेज हैं, आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा, वहाँ पे आप मैसेज करके हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं या फिर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मिल जाएगी या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तैयारी के लिए जिन्हें भी तैयारी करना हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस पर अच्छे से फोकस करिए। चाहे जिस तरीके से भी आप तैयारी करें, लेकिन आपका अच्छे विश्वविद्यालय में सिलेक्शन होना चाहिए, वो आपका भी सपना होगा, आपके माता पिता का भी सपना होगा। अब अगला मेरा सवाल आपसे ये होगा रिवीजन को लेकर के, कि जैसे आपने पढ़ाई पूरी कर ली, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, जब एग्जाम नज़दीक आता है तो 10-5 दिन जब बचते हैं, हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो किस चीज़ को आप प्रीफर करेंगे रिवीजन के लिए? अपने बनाए हुए नोट्स या फिर किसी टीचर के नोट्स या फिर कोई ऐसी बुक जो कि उसी के थ्रू रिवीजन किया जाए? किस चीज़ को प्रीफर किया जाए रिवीजन के लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें कभी भी जो हमारा रिवीजन होता है ना, उसके लिए हमें जो दूसरे के नोट्स होते हैं, दूसरे के बनाए हुए नोट्स होते हैं, या जो टॉपर्स नोट्स निकल जाते हैं, हमें उन पर निर्भर ना रह के जब हम खुद पढ़ाई करते हैं तब हमें उन नोट्स को बनाना चाहिए। नोट्स बनाने की हमें हैबिट डालनी चाहिए। और जब हम खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं ना, तब जो लास्ट के जो 6-7 दिन होते हैं, जो हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं ना, वो हमें तुरंत समझ में जाते हैं, हाँ मैंने ये चीज़ इसलिए, मैंने ये चीज़ यहाँ पे इसलिए लिखी थी, ये मैं उस टाइम पे ये पढ़ रहा था इसलिए मैंने ये चीज़ लिख दी थी। तो हम लोग तुरंत रिकॉल, जो हमारी मेमोरी जो रिकॉलिंग होती है ना, हमारे जो रिकॉल करने की पावर होती है खुद के बनाए हुए नोट्स में ज़्यादा होती है, बजाय कि दूसरे के जो नोट्स पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे मेंटरिंग स्टार्ट की है, तो जैसे कि मैं अपनी क्लासेस लेता हूँ, मैं उनको पूरा अच्छे से बताता हूँ, एक एक फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दोनों देता हूँ। जैसे कि मेरा मानना है कि बैलेंस रहना चाहिए फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट्स में, दोनों में, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं उसमें आपको देखेगा कि फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे जो कि हमें रटने पड़ेंगे, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे जिनके लिए हमें अपना थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी। तो जब मैं बच्चों को पहले पेपर होते थे कि सिर्फ फैक्ट आप रट लिए हैं या फिर सिर्फ क्वेश्चन उठा करके आपने देख लिया तो काम हो जाता था, लेकिन अब वैसा पेपर नहीं रहा जी है। वही, अब वैसा पेपर नहीं रहा है कि जहां पे आपने केवल जो जीके वाला जो पार्ट होता है या फैक्चुअल नॉलेज आपने ग्रैब कर ली और आपने एग्जाम दे के चले गए। नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। और ये कुछ बच्चे सोचते हैं कि आप रटे कौन, केवल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जाए। केवल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से भी नहीं होगा, आपको दोनों के बीच बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता हूं तब मैं यही लेकर चलता हूं कि मैं उनको जितना मैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे रहा हूं उतनी मैं उन्हें फैक्चुअल नॉलेज भी दूं, और उनके थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है जैसे WPT और पॉलिटिकल थ्योरी, ये दोनों जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने बहुत जरूरी है। IGP वगैरह में आपकी फैक्ट से काम चल जाता है, लेकिन ये दोनों चीजों में आपके कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जब मैं उन्हें पढ़ाता हूं तब मैं उन्हें नोट्स नहीं देता हूं, मैं उन्हें बोलता हूं कि आप अगर मुझसे 2 बार रिपीट कराएंगे मैं 4 बार रिपीट करूंगा, लेकिन आप उनको खुद लिखिए, क्योंकि आप खुद लिखेंगे ये आपके भले के लिए होगा, ना कि मेरे भले के लिए होगा। मैं तो नोट्स दे दूंगा आपको, इसमें आपका भला नहीं होगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं फैक्ट और कॉन्सेप्ट्स दोनों बैलेंस बना के चलता हूं, और आपको एक तरह से इंस्पायर करता हूं, मोटिवेट करता हूं कि आप खुद अपने नोट्स बनाएं जो कि आपके भले के लिए होंगे। ये आपके पढ़ने का तरीका होगा। क्या तरीका होगा वो सर ने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। मैं सर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय सत्यम जो है पॉलिटिकल साइंस के मेंटोर के रूप में आपके साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए हम भी इनको सर कहते हैं। अब अगला जो मेरा सवाल होगा थोड़ा सा एंट्रेंस एग्जाम से हट के होगा और थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में हो सकता है, जो कि बच्चों के भी पर्सनल लाइफ से ये कोरिलेट हो सकती हैं चीज़ें। लेकिन बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो कंपटीशन है वो कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पहले क्या था कि ऑनलाइन इतना सुविधाएं नहीं थी। इस समय सारे बच्चों के पास अगर स्टडी कैपिटल है तो ये गांव-गांव तक पहुंच जाता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, सारे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बुक है तो वो भी गांव-गांव तक पहुंच सकती है। इसलिए सही ढंग से जो आपको कंटेंट मिलता है उसको आपको अच्छे ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी उसका आप लाभ उठा सकेंगे। ऐसा नहीं है, पुस्तकें अब हर जगह पहुंच जा रही हैं, अच्छी अच्छी किताबें पहुंच जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई स्पेशल किताब है जिससे आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपके जो मेंटोर जिस तरीके से गाइड करते हैं, जिस तरीके से सत्यम आपको कोर्स में गाइड करेंगे, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उस तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा। अच्छा सत्यम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका चूंकि CUET में काफ़ी अच्छा रैंक था, आपका GNU भी हुआ था, और GNU बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं बाकी विश्वविद्यालयों की तुलना में। BHU की तुलना में भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग GNU प्रीफर करते हैं, तो आपने BHU क्यों प्रीफर किया GNU की तुलना में? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से हुई है, तो मैंने दिल्ली में जो अपने 3 वर्ष हैं, 3 जो मैंने साल हैं, वो एक तरह से व्यतीत कर लिए थे, मैंने गुजार लिए थे। तो क्या था कि मुझे
कुछ हटके करना था, यानी कि मुझे दिल्ली से थोड़ा बाहर निकलना था कि काफ़ी रह लिया दिल्ली में, अब 2 साल एक तरह से मास्टर्स कहीं और से करके चलते हैं, कहीं और करने के लिए चलते हैं, वापस से दिल्ली आ जाएंगे, पीएचडी के लिए आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं दिल्ली वापस, जॉब के लिए दिल्ली वापस आ सकते हैं। तो अभी जो 2 साल हैं कहीं और चल के थोड़ा एक्सपोजर लेते हैं, कहीं और चल के पढ़ाई करते हैं। तो उसमें मुझे जो जेएनयू की बात जो सबसे अच्छा लगा, मुझे बीएचयू लगा कि हाँ भाई बनारस इतना अच्छा शहर भी है, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी है। तो मैंने सोचा कि चलो 2 साल बढ़िया बनारस चल के पढ़ाई भी करते हैं और एक्सपोजर भी लेते हैं, थोड़ा दिल्ली की जो एक तरह से बिजी, दिल्ली की जो बिजी लाइफ है उससे थोड़ा, ये जो फास्ट लाइफ है दिल्ली की बिजी लाइफ, उससे थोड़ा दूर चल के एक शांतिमय जीवन थोड़ा सा 2 साल व्यतीत करके वापस से दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली तो कभी पहुंच जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो अपनी मास्टर्स है वो बीएचयू से कर लेते हैं। अब इस समय आधुनिक दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले हो गया आपका मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का उपयोग खूब हो रहा है। तो इंट्रेंस के समय में जैसे इस समय इंस्टाग्राम का रील हुआ, शॉर्ट्स हुए यूट्यूब के, तो उसको आप कितना देखते थे? वेब सीरीज़ आप कितनी देखते थे? क्योंकि आजकल के बच्चे खूब देखते हैं और उसमें हम सभी लोग हैं, हर कोई है, लेकिन उसको किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए और उस पर आपका क्या पॉइंट है, उसको ज़रा बताइए। देखिए वैसे तो जो हर एक जो पर्सनालिटी होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लोग 6 घंटे इंस्टाग्राम चला के भी बाकी के 6 घंटे अच्छे से पढ़ के वो क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, जब आखिरी के 3 महीने 4 महीने एग्जाम को बाकी थे, तब मैं इंस्टाग्राम से बिल्कुल दूर हो गया था और मैं इंस्टाग्राम से ज़्यादा वैसे अपना समय ट्विटर पे देता था। तो मैं ट्विटर से भी बिल्कुल दूर हो गया था, मैंने ट्विटर ऐप भी इंस्टॉल कर दिया था कि ये 4 महीने में बिल्कुल दूर रहूँगा। तो मैं केवल व्हाट्सएप और यूट्यूब क्योंकि एक तरह से हमें नॉलेज दे सकता है, हम वीडियो सर्व कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का उचित इस्तेमाल करिए। देखिए सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप और दोस्तों से जुड़े रहने के लिए थोड़ी बहुत सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, बल्कि रहनी भी चाहिए। आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि हाँ एक तरह से जब मैं पढ़ाई करूँगा, अगर मैं 2 घंटे, जैसे कई बार होता है कि हम आधे घंटे पढ़ते हैं और हमें वो फ़ोन है, हम लगता है भाई अब बिल्कुल फ़ोन हमें बुला रहा है कि भाई पकड़ लो आके मुझे चलाओ। तो वो जो चीज़ हो जाती है ना, वो चीज़ मेरे साथ भी रहती थी। लेकिन मैं क्या करता था कि बिल्कुल मैं अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे लगा के लगता था कि मैं ये 1 घंटे बिल्कुल भी फ़ोन को टच नहीं करूँगा। जब मैं 1 घंटा अच्छे से पढ़ लूँगा तो मैं वापस से फ़ोन चलाऊंगा। मैं उस स्टार्टिंग 10 मिनट में सोशल मीडिया यूज़ कर लूँगा और बाकी का जो है मैं फिर पढ़ाई की वीडियो देख लूँगा, प्रीवियस क्वेश्चन देख लूँगा, एक तरह से कोई मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उसको मैं यूट्यूब से देख लूँगा। तो मैं ये करता था कि पहले 1 घंटे पढ़ाई कर लो, फिर जब अगली बार फ़ोन उठाओ तो पहले के 10 मिनट सोशल मीडिया यूज़ कर लो, उसके बाद पढ़ो, फिर आखिरी के 10 मिनट फिर से सोशल मीडिया यूज़ कर लो, फिर से पढ़ाई में लग जाओ। तो मैं एक तरह से पढ़ाई सोशल मीडिया ऐसे करके चलता था। बाकी सबकी स्टडीज अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये राय दूंगा कि जब आखिरी के 3-4 महीने आपके हों तो जितना ये रील्स होती हैं इनमें, जैसे ये रील्स का क्या है ना कि एडिक्शन होती है। हम एक रील्स, हम इंस्टाग्राम खोलेंगे कि चलो 1-2 रील देख लेते हैं, लेकिन वो नीचे वो स्क्रॉल होता ही जाएगा। एक रील की जब 100 रील बदल जाएंगे ना, और पता नहीं चलेगा वो 1 से 1.5 घंटा कब निकल गया। तो इसलिए जो आखिरी 3 महीने इंस्टाग्राम जैसे ऐप से थोड़ी दूरी बना के रख लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आप अपना टाइम को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। और यूट्यूब जैसे जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, जो अच्छे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उनको अच्छे से यूज़ करिए। सबसे पहले चूंकि ये एक ऑफिशियल वीडियो है, इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि हम इसमें किसी भी ऐप को या फिर किसी भी बुक को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी को डिमोगलाइज कर रहे हैं। ये जो भी बयान है या फिर जो भी एक तरीके से जो कथन है वो सर के एक्सपीरियंस का है, इसलिए वो बच्चों को शेयर कर रहे हैं। अब अगला और आखिरी सवाल ये होगा, सवाल नहीं होगा, आपकी तरफ से कोई मैसेज हो बच्चों के लिए, चूँकि मैं इस इंटरव्यू को अब कंक्लूड करना चाहता हूँ, तो आपकी तरफ से कोई मैसेज हो और तैयारी से रिलेटेड भी कोई जो मैसेज हो वो अगर आप बच्चों को देना चाहें तो। जी जो इस साल का जो सीयूटी देने वाले हैं, यहाँ तक कि जो अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में भी, यहाँ तक कि जो पिछले बार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और ड्रॉप लेके दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, मेरा उन सभी लोगों के लिए यही मैसेज होगा कि अभी सबसे राइट टाइम है अपनी तैयारी शुरू करने का। अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज का जो दौर है वो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव दौर है ना कि थोड़े थोड़े मार्क्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंस बन जाता है ना। 1-2 मार्क्स से पूरी एज हो जाती है, कभी कभी 1-2 मार्क्स का आपको कोई इंस्टीट्यूट छूट जाता है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि आप लोग स्मार्टली तैयारी कीजिए कि जितने कम रिसोर्सेज से आप कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें, कितनी ज़्यादा नॉलेज ग्रैब कर सकें। टेस्ट सीरीज PYQ और टेस्ट सीरीज PYQ के साथ में अपने जो कॉन्सेप्ट्स है उनको क्लियर करके चलिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई वही का वही क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाता है, कभी कभी रिपीट नहीं होता, कभी कभी उस क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया होगा लेकिन उसी से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जब अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी साथ में बनाते हुए चलेंगे ना, तो आप वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जैसा कि मैं आपको यही राय दूंगा अभी कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं जो हूँ अभी अपने एक्सपीरियंसेस अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर रहा हूँ, उनके फैक्चुअल नॉलेज भी क्लियर कर रहा हूँ,
उनको बताता चल रहा हूँ कि कैसे वो बैलेंस बनाए अपने फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट्स के बीच में, उनको PYQs अच्छे से सॉल्व कराता चल रहा हूँ। ऐसी PYQ सॉल्व करवा रहा हूँ जैसे वो एक क्वेश्चन में अपने खुद से वो 4 से 5 क्वेश्चन बना सकें। मैं ऐसे उनके क्वेश्चन दे रहा हूँ कि उनके खुद की एक तरह से थोड़ा वो अपने दिमाग को काम पे लगाएं और चीज़ों को कनेक्ट करके खुद से एक से कैसे 5 क्वेश्चन खुद से बना लें। तो उनको भी काफ़ी मज़ा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अभी आप खुद से भी ऐसी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो हमेशा आपके लिए तैयार हूं। आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं और हम लोग साथ में मिलकर इस जर्नी में चलेंगे और आप हमें ये जो हमारी जर्नी है ये आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में लेके जाएगी। तो ये थे हमारे साथ सत्यम, जिनका CUET में और बाकी विश्वविद्यालयों में टॉप रैंक्स रहे हैं। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है ज्ञान की बात होनहारों के साथ, स्टडी कैपिटल टॉपर्स टॉक, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होगा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि चैनल पर पहली बार जितने भी लोग विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। और यदि आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर CUET में पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। कोर्स को ज्वाइन करें, अच्छे ढंग से तैयारी करें। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।